बैक टू चैनल। आपने वर्कशॉप के अंदर गियर्स देखे होंगे। गियर्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर गियर, हेलिकल गियर, पीवल गियर, हैरिंगबोन गियर। तो ये जितने भी टाइप के गियर्स होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो वर्कशॉप में की जाती है, वर्कशॉप में इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम जो गियर बनाते हैं उन गियर को बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं मिलिंग मशीन, क्योंकि मिलिंग मशीन हमारे पास में अवेलेबल है। अब मिलिंग मशीन भी दो टाइप की है, एक तो वर्टिकल मिलिंग मशीन और एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को जब हम बनाते हैं गियर को, तो उससे पहले ये जरूरी है कि उसकी जो डिजाइन है उसको समझा जाए और उस डिजाइन के अकॉर्डिंग ही जो गियर होता है उसको प्रिपेयर किया जाए। जैसे कि ये आपको गियर दिख रहा होगा, ये एक पूरा बना हुआ इस पर गियर है, इस पे कुछ नंबर ऑफ टीथ दे रखे हैं, ठीक है, इस पे कुछ नंबर ऑफ टीथ। चलिए जानते हैं इस पर गियर की डिजाइन को। हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ स्पर गियर। तो स्पर गियर की सबसे पहले ओडी, कि किस ओडी का आउटसाइड डायमीटर, जो आप गियर बना रहे हो उसकी ओडी कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा गियर आपको बनाना है, इतना बड़ा गियर बनाना है कि इतना बड़ा गियर बनाना है कि इतना बनाना है। गियर का डायमीटर जितना बड़ा होगा उस पे नंबर ऑफ टीथ भी उतने ही ज्यादा होंगे। गियर का डायमीटर जितना छोटा होगा ऑब्वियसली उस पे नंबर ऑफ टीथ भी उतने ही कम रहेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओडी इक्वल टू n+2 इंटू एम। इसके अकॉर्डिंग ही हम नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ टीथ, कितने दांत उसके ऊपर बने हुए होंगे। m का मतलब होता है मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल किसका होता है, मॉड्यूल इज ये होता है अपना कटर का, जो आपका इन्वोल्यूट गियर कटर है। इस गियर को बनाने के लिए आपको जो कटर चाहिए होता है मिलिंग मशीन पे, उसका नाम होता है इन्वोल्यूट गियर कटर, ठीक है। और वो जो होते हैं वो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे 2 mm, 2.5 mm, 1.5 mm ऐसे, ठीक है। तो हमने जो सेलेक्ट किया है इन्वोल्यूट गियर कटर, उसका जो मॉड्यूल है वो है 2.5 mm। जब हम इन सभी चीजों को इसके अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है n इक्वल टू 20। मतलब जो गियर हम बनाने वाले हैं इस पे नंबर ऑफ टीथ टोटल जो बन के तैयार होंगे वो होंगे 20, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आ रही है अपनी पीसीडी। पीसीडी यानी पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला n इंटू एम। एन बोले नंबर ऑफ टीथ इंटू मॉड्यूल। नंबर ऑफ टीथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 20 टीथ इस पे बन के तैयार होंगे। मॉड्यूल हमें पता ही है 2.5 mm रहेगा। जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, यानी पिच सर्कल डायमीटर। ये क्या होता है, जब तीत बन के तैयार होता है, ये आपको तीत दिख रहा होगा, ये तीत बन के तैयार होता है, इसके बीच में से एक इमेजिनरी सर्कल गुजरता है, एक इमेजिनरी सर्कल गुजरता है, ठीक है। इस इमेजिनरी सर्कल को हम पिच सर्कल डायमीटर बोलते हैं। तो इस डायमीटर का जो मान है वही यहाँ पर निकल के आया है। नेक्स्ट है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच का है पाई इंटू एम। फिर से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7.85। एक होती है डायमीट्रल पिच, एक होती है सर्कुलर पिच। तो यहाँ पर सर्कुलर पिच जो गियर हम तैयार करेंगे उसकी आनी चाहिए 7.85 mm। नेक्स्ट टर्म है अडेंडम एंड डिडेंडम। अब अडेंडम क्या होती है, इस गियर के ऊपर जो तीर बना हुआ है इसकी जो स्पेशली जो प्रोफाइल है, ये जो शेप है, इस शेप को बोला जाता है इन्वोल्यूट प्रोफाइल। एक स्पेशल टाइप की का जो शेप होता है जो गियर के तीत बनाता है, इस शेप को हम बोलते हैं इन्वोल्यूट प्रोफाइल। इन्वोल्यूट प्रोफाइल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मतलब जो पिच सर्कल से ऊपर है, ये आपका कहलाता है अडेंडम। और पिच सर्कल से जो नीचे आ रहा है ये कहलाता है आपका डिडेंडम। डिडेंडम इज ऑलवेज ग्रेटर देन अडेंडम, ठीक है। ये हमेशा थोड़ा बड़ा होता है और ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहाँ पर अडेंडम किसके बराबर हो जाएगा, आपका मॉड्यूल के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड है, अडेंडम ऑलवेज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ कटर, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 mm हमने मॉड्यूल लिया है, तो यहाँ पर 2.5 mm ही यहाँ कितनी गहराई आनी चाहिए इसकी, टोटल अडेंडम की 2.5 mm ही आनी चाहिए। उसके बाद डिडेंडम क्या होता है 1.25 इंटू एम। इसे कैलकुलेट करूंगा 3.125 mm, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, अडेंडम और डिडेंडम दोनों को जब जोड़ा जाता है तो होल डेप्थ आ जाती है, कुल गहराई 5.62 mm। मतलब कि जब इस गियर को मैं मिलिंग मशीन पर काट रहा हूँ तो इसकी गहराई इतनी ही होनी चाहिए, 5.62 mm होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसके साथ में जो मैशिंग वाला गियर लगा हुआ है वो या तो लूज चलेगा या बहुत ज्यादा उसके अंदर इंटरलॉकिंग हो जाएगी, वो फंस जाएगा या टूट सकता है। नेक्स्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है, डिडेंडम माइनस अडेंडम। अब क्लियरेंस क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब दो गियर आपस में मैश होते हैं
जैसे ये वाला गियर है ड्राइवर, एक और आ गया ड्रिवन, तो प्रॉपरली इनके बीच एंगेजमेंट होने के लिए और मूवमेंट होने के लिए जरूरी कि इनके बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस बना रहे, नहीं तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे पूरा, और लॉक होने के कारण ये टूट भी सकते हैं। तो ये जो गैप है ये थोड़ा सा है, ये देखिए 0.625, बहुत कम ये गैप दिया जाता है। क्या होता है ये, डिडेंडम माइनस अडेंडम। ठीक है, अब हमने ये सब निकाल लिया, अब हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। अब हम इस डेटा को लेके कहाँ जाएंगे, बिलिंग मशीन पर जाएंगे। बिलिंग मशीन पर जाने के बाद में वहाँ डिवाइडिंग हेड ऑलरेडी लगा हुआ है, वो डिवाइडिंग हेड पे हमको ये कैलकुलेट करना है कि जो क्रैंक होती है, क्रैंक का मूवमेंट, कि क्रैंक को कितनी बार मूव करके इस तीत को बनाना है। तो यहाँ एन जो है, एन डिनोट कर रहा है आपके नंबर ऑफ तीत को, तो 40 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया, 2 रोटेशन। मतलब आप पहला तीत कट करोगे, 2 रोटेशन दोगे क्रैंक को, फिर दूसरा तीत कट करोगे, फिर 2 रोटेशन दोगे क्रैंक को, फिर तीसरा तीत कट करोगे, फिर 2 रोटेशन दोगे। इस तरीके से करते 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 आपके पूरे के पूरे 20 तीत बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लेट जो आपने काम में लिया, प्लेट भी यहाँ 3 टाइप की होती है, सारी की सारी टाइप जो है ये ब्राउन एंड शार्प प्लेट है, इंडेक्सिंग प्लेट होती है ब्राउन एंड शार्प टाइप की। इसके अंदर 6 तो सर्कल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सर्कल है और 3 प्लेट्स है। अगर ये प्लेट्स यूज में आएंगी तो हम इसे यूज में लेंगे। ठीक है, रोक दो। तो ये आपको दिख रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है और ये दोनों के दोनों ट्रेनी इस पर स्पर गियर को कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक अटैचमेंट लगा हुआ है, इस पूरे अटैचमेंट को हम बोलते हैं डिवाइडिंग हेड अटैचमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक पार्ट्स के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको लगा रखा है। तो सबसे पहले देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, ये आपका यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है, जिसके एक हिस्से पर यहाँ पर चक लगा हुआ है और इस चक के अंदर हमने इस राउंड रॉड को माउंट किया हुआ है, क्लैम्प किया हुआ है। ठीक है, ये जो है ये आपकी पूरी की पूरी इंडेक्सिंग प्लेट है, जिसके ऊपर कुछ होल्स किए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ब्राउन एंड शार्प जो इंडेक्सिंग प्लेट होती है, उसमें 3 तरीके की प्लेट होती है, उसमें 6 सर्कल्स होते हैं, 6 सर्कल्स में अलग अलग नंबर ऑफ होल्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंडेक्सिंग प्लेट दे रखी है और ये आपकी सेक्टर आर्म है। इस सेक्टर आर्म का यूज हम इसे जो फिक्स गैप देने के लिए करते हैं कि कितने गैप होना चाहिए, कितने होल्स आने चाहिए उस बीच में, उसको देने के लिए हम इस सेक्टर आर्म का यूज करते हैं। ये आपकी इंडेक्सिंग क्रैंक है, ये पूरी की पूरी इंडेक्सिंग क्रैंक है, ये बेल क्रैंक लीवर है और इसको यहाँ खींचकर इस तरीके से रोटेट किया जाता है। तो जब आप इसे खींचकर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो चक है ये भी रोटेट हो रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर वार्म एंड वार्म व्हील अटैचमेंट लगा हुआ है। तो इस डिवाइडिंग हेड का यूज हम बेसिकली गियर कटिंग में करते हैं। तो अगर मुझे बीवल गियर कट करना है तभी मैं इसी का यूज करूंगा, स्पर गियर कट करना है तभी इसी का यूज करूंगा, हेलिकल गियर यूज करना है तब भी मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने एक राउंड रोड को क्लैम्प किया हुआ है। इस राउंड रोड के यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये है अपना गियर ब्लैंक। इस गियर ब्लैंक के ऊपर हमको अपना गियर कट करना है। तो इसका जो डायमीटर है जो हमने कैलकुलेट किया था 55 mm, इसका डायमीटर 55 mm है। ये फुट स्टॉप है, फुट स्टॉप जो है वो इसे क्लैम्प करके रख रहा है, दबाव दे के रख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तो लग गया डिवाइडिंग हेड, यहाँ लग गया फुट स्टॉप, इन दोनों के बीच में आपका जॉब जो है वो होल्ड हो गया। तो अभी हम पूरा का पूरा ये एक ही असेंबली लगा रखी है हमने, पूरा का पूरा एक ही पीस है। लेकिन अगर आप गियर ब्लैंक तैयार करना चाहें तो आप गियर ब्लैंक तैयार करेंगे, उसके बाद में उसे मैंड्रल की सहायता से, मैंड्रल इसके और इसके बीच में सेट हो जाएगा। उसके बाद में फिर इस कटर को चलाएंगे और ये जो तीत है ये कटना शुरू होंगे। तो ये जो कटर लगा हुआ ये है इन्वोल्यूट गियर कटर। इसकी जो प्रोफाइल है वो इन्वोल्यूट प्रोफाइल होती है, इसलिए से इन्वोल्यूट गियर कटर बोलते हैं। और ये लगा हुआ है अपना 2.5 mm मॉड्यूल का। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से ये इसे कट कर रहा है। अब आपको दिख रहा होगा इसने यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट नीचे से सेट करी
जो कि होल डेप्थ होती है। होल डेप्थ को हम 2 या 3 पार्ट के अंदर, मतलब स्टेप्स के अंदर देंगे, एक बार में पूरा कट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टीथ बनना है शुरू हो चुका है, यहाँ पर मटेरियल रिमूव हो रहा है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो टीथ है वो कट हो चुका है। तो ये प्रोफाइल बन के यहाँ पर आ गई है। इस टीथ की इन्वोल्यूट प्रोफाइल बन के तैयार हो चुकी है। ये वाला जो टीथ है कट के तैयार हो चुका है। अब हम इसे रोटेट करेंगे। इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए सबसे पहले ये इसे नीचे लेगा, जितनी होल डेप्थ दी गई थी उस होल डेप्थ से थोड़ा सा कुछ नीचे लेगा। लेने के बाद में अब इसे घुमाने के लिए इसका यूज करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इसने पीछे से लॉक खोला वार्म एंड वार्म व्हील का, और यहाँ पे ब्लैक बेल, ये जो अपना बेल क्रैंक लीवर होता है, स्प्रिंग लोडेड पिन जो होती है, इस पिन को बाहर खींच कर ये रोटेट कर रहा था। जब ये रोटेट कर रहा था आपको दिख रहा होगा ये चक भी घूम रहा है, ये चक भी घूम गया है, और यहाँ पे इसने पिन को इंगेज कर दिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जहाँ पर कटना है वो वाली पोजीशन आ चुकी है। यहाँ पे तीत कटेगा, नेक्स्ट तीत जहाँ पर बनने वाला है वो वाली पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और फिर से नेक्स्ट वाला तीत जो है वो कटना शुरू होगा।
तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप जान चुके हैं कि किस तरीके से इस स्पर गियर को हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर तैयार किया गया है। तो इस पर नंबर ऑफ टीथ जो है वो टोटल 20 है और जो इसकी ओडी थी वो 55 mm थी। हमने फिलहाल ये एक ही जॉब पर बनाई थी। तो आपने देखा होगा कि सभी जो हमारे ट्रेनी हैं उन ट्रेनीज ने ये इस पर गियर तैयार किया है। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में हम हेलिकल गियर को किस तरीके से मिलिंग मशीन पर तैयार किया जाता है इसे जानेंगे। थैंक यू।